सभी सज्जनों को, सभी कानून के जानकारों को जय सर की तरफ से सादर प्रणाम, नमस्ते। तो आज से हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारे कानून के छात्र हैं, विशेष करके LLM मास्टर ऑफ लॉ डिग्री के, आप चाहे लॉ कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी राज्य से कर रहे हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक सिलेबस की बात है, मास्टर डिग्री के अंदर जो लॉ का कोर्स है वो आपकी ब्रांच के अनुसार, आपकी शाखा के अनुसार तकरीबन सेम मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। जैसे कि आज हम ब्रांच को ले रहे हैं कमर्शियल एंड कॉरपोरेट लॉ ब्रांच। तो कमर्शियल और कॉरपोरेट लॉ ब्रांच के अंदर आज हम बात करेंगे कि भाई कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की जो मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य बातें थी, वो क्या थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले एक और कंपनी अधिनियम बना था जिसको हम कंपनी अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं। तो 2013 वाला उसका ही परिष्कृत रूप है, उसका ही संशोधित किया हुआ रूप है। तो इस अधिनियम के तहत कुल 29 अध्याय, 470 धाराएं एवं 7 अनुसूचियां हैं। और इन सभी के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1956 के अधिनियम के अंदर इतनी धाराएं ना थी, बल्कि उस समय 658 धाराएं थी, 5 अनुसूचियां थी। इस प्रकार नए अधिनियम में 188 धाराओं को कम किया गया, लेकिन फिर भी 2 अनुसूचियों की उसके अंदर वृद्धि हुई। 2 अनुसूचियों की वृद्धि यानी कि धाराएं कम होने के बावजूद भी 2 अनुसूचियां मुख्य एवं नए रूप से जोड़ी गई उसके अंदर। तो चलिए एक एक करके हम 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उभरे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के और विचार विमर्श कर सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो पहली एवं मुख्य बात थी वो क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति कंपनी की संकल्पना की गई। एक व्यक्ति की संकल्पना, उससे पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं थी। नंबर 2, परिभाषाओं को विस्तृत करके, यानी कि परिभाषाओं की संख्या को उसके अंदर बढ़ा दिया गया, विस्तृत करके, और 30 परिभाषाएं नई दी गई जो कि अनेक प्रकार के पदों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ एवं आशय को स्पष्ट करती हैं कि भाई 30 प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के पद थे उनकी अभिव्यक्तियों का अर्थ एवं उसका आशय यानी कि उसका मतलब क्या था, ये बताया गया। इसके अतिरिक्त इसमें एक वित्तीय वर्ष की धारणा को स्थान दिया गया। एक वित्तीय वर्ष, 1 फाइनेंशियल ईयर, जिसको आप और हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको। कंपनी अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य कंपनियों से संबंधित विधि को पूर्णतः संशोधित एवं समेकित करना था, ताकि वर्तमान विश्व बाजार में उद्यमों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उनकी विधिक समस्याओं का विवरण हो सके। तो इस प्रकार से ये जो 4 बिंदु हमने बताए, ये चारों बिंदु कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य बातें थी। जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या थी वो 50 से बढ़ा करके 200 कर दी गई। यानी कि पहले किसी प्राइवेट कंपनी के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के द्वारा 50 से बढ़ा करके उसको 200 कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि स्थानापन्न प्रोस्पेक्टस की जरूरत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक कंपनियों से विस्तृत प्रोस्पेक्टस जारी किए जाने की अपेक्षा की।
कि भाई जो स्थानापन्न प्रोस्पेक्टस पहले हुआ करते थे वो ना होकर के कंपनियों के अपने विस्तृत प्रोस्पेक्टस की अपेक्षा की गई कि भाई उनका जो प्रोस्पेक्टस है वो खुद का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर कंपनी के द्वारा अपने ही अंश खरीदे जाने की व्यवस्था की गई। उससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो अगले बिंदु पे चलते हैं हम। नए अधिनियम के अनुसार गैर बैंकिंग व संपत्तियां रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार प्रशासित होंगी। यानी कि उससे पहले जो कंपनियां थी वो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित नहीं हुआ करती थी, न कि कंपनी अधिनियम से यदि मामला निपेक्षों के प्रतिग्रहण से संबंधित है तो। यानी कि मामला आपका निपेक्षों से प्रतिग्रहणित होना चाहिए और इससे पहले कंपनी अधिनियम से प्रशासित हुआ करती थी, ना कि रिजर्व बैंक से। अगले बिंदु को लेते हैं हम। जो कंपनी अधिनियम 2013 था उसके अनुसार तुलना पत्र, लाभ हानि का विवरण, रोकड़ का लेन देन का ब्यौरा, इसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें अलग अलग फाइलों के द्वारा समेकित रूप से ना होकर के अलग अलग हुआ करता था। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार जब बातचीत आई तो ये सारी बातें कि भाई उसका तुलना पत्र, लाभ हानि का विवरण, वित्तीय रोकड़ का लेन देन एवं एक फाइल के अंदर समेकित किया जाने लगा। यानी कि इन सभी के लिए अलग अलग से फाइलें नहीं दी जानी लगी। जो पहले दी जाया करती थी उनको एक ही फाइल में फाइल करने की व्यवस्था की गई। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इससे पहले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, देखिए इस धारा को ध्यान में रखना है, 149 के अंतर्गत विहित वर्ग या वर्गों की कंपनियों के लिए जो अपना एक निदेशक बोर्ड हुआ करता था उसमें कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति, यानी एक महिला निदेशक की, आपको उसका पद का ध्यान भी रखना है, एक महिला निदेशक की नियुक्ति की जो एक आवश्यकता बताई गई उसको आवश्यक बिंदु बनाया गया, वो इसी एक्ट के अनुसार बनाया गया। इसके अतिरिक्त हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। नए अधिनियम के अनुसार एक ये प्रावधान किया गया कि भाई जो निदेशक बोर्ड है उसमें न्यूनतम एक निदेशक ऐसा हो जो पूर्ववर्ती कैलेंडर में, पूर्ववर्ती कैलेंडर का मतलब जो आपकी साल बीत गई पहले 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, कम से कम वो आदमी एक निदेशक 182 दिनों तक उसने भारत में ही निवास किया हो। यानी इतने दिन तक वो भारत का स्थायी निवासी रहते हुए भारत के अंदर ही रहा हो, शर्त ये रखी गई। अगली बात आती है फिर, इस अधिनियम में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि उसके निदेशक बोर्ड के कुल सदस्यों की न्यूनतम 1/3 संख्या, कुल सदस्यों के न्यूनतम 1/3 संख्या स्वाधीन निदेशकों की होगी। स्वाधीन निदेशक बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका कम से कम संख्या 1/3। मान लो वो 1 दर्जन है, 12 है, तो उसका 1/3 कितना होगा? 4×3=12। इस प्रकार से ये संख्या निश्चित की गई। उसके पश्चात और भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसके अंदर। शर्त ये है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। नए अधिनियम कंपनी के लिए निदेशकों की जो अधिकतम संख्या थी, अधिकतम या न्यूनतम का जिक्र नहीं है, अधिकतम जो संख्या थी वो 12 से बढ़ा करके उनको 15 कर दिया गया। 12 से बढ़ा करके उन्हें 15 कर दिया गया अधिकतम संख्या निदेशकों की। तो चलिए अगला जो बिंदु है अब हम उसके ऊपर विचार करते हैं। त्यागपत्र देने वाले किसी निदेशक के लिए ये आवश्यक कर दिया गया कि वो त्यागपत्र देने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को उसने प्रेषित करेगा या भेजेगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, केवल 2013 का जो एक्ट हुआ, अधिनियम बना, उसी के अनुसार ये व्यवस्था की गई। अगला बिंदु है
प्रत्येक कंपनी के लिए कम से कम 4 बैठक बुलाया जाना, 4 बैठकें एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 4 बैठकें। और ऐसी जो अनुक्रमिक बैठक है उनके अंदर 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 4 बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु आता है इसका, कंपनी के द्वारा राजनीतिक चंदे की जो कंपनियां राजनीतिक चंदा देती हैं, तो कंपनियों के द्वारा राजनीतिक चंदा दिए जाने की जो सीमा थी उसको 5% से बढ़ा करके 7.5 से ही 1/2 कर दिया गया। अगला जो बिंदु है इसका, कंपनी अधिनियम के अंदर जो डिबेंचर होते थे, ऋण पत्र, डिबेंचर बोले तो ऋण पत्रों को सम्मिलित पहले नहीं किया गया था अधिनियम में, जबकि पहले ये ऋण सम्मिलित हुआ करता था। तो ये धारा 186 में ऐसा कहा गया कि ऋण के अंदर ऋण पत्र शामिल नहीं हो। क्या कहा गया? ऋण के अंदर ऋण पत्र शामिल नहीं होंगे। ऋण यानी कि जो आपने बैंक से कर्जा लिया है, कंपनी से कर्जा लिया है, उसके अंदर जो डिबेंचर नाम की चीज है वो शामिल नहीं होगी, ऋण पत्र। अगला बिंदु, कई बातें ऐसी हुआ करती थी अधिनियम 2013 से पहले कि उनको लागू करने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन चाहा करता था, लेकिन वो 2 या 3 प्रकार का जो पूर्व अनुमोदन था कंपनीज के लिए, इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ने लगी। अगला जो बिंदु है, नए अधिनियम की धारा 447 447 के अंदर ये बताया गया कि भाई कपट क्या होता है, कपट की परिभाषा दी गई। इतना ही नहीं, उस कपट के लिए दंड को भी निश्चित किया गया, यानी कि दंड का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात ऐसे जिक्र होने लगे या उनके ऊपर इस प्रकार की नौबत या आफत आने लगी कि जो उनका प्रबंधन था वो कुप्रबंधन या दमन की कार्रवाई हेतु जो उन्हें आवेदन करना पड़ता था वो राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण को किए जाने की व्यवस्था की गई। इससे पहले वो इस प्रकार का व्यवस्था नहीं थी। अगला जो बिंदु आता है, कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी को आस्तियों का मूल्यांकन, आस्ति बोले तो एसेट्स का मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त मूल्यांकन से करवाए जाने की व्यवस्था की गई। एसेट्स का मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त मूल्यांकन से किए जाने की व्यवस्था की गई। अब कंपनी अध्याय में एक नया शब्द जुड़ा, रुग्ण कंपनियां। तो रुग्ण जो कंपनी होती हैं वो किसी न किसी स्टेप पे आके अपनी परीक्षाओं पे खरी ना उतर के और अपनी कार्यशैली, कार्य प्रणाली को लेके समझो बीमार पड़ जाती हैं, वो कार्य करने में असमर्थ होती हैं। तो रुग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार एवं उनके पुनर्वास के लिए औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत बनाने के लिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यदि कंपनी 50% या इससे अधिक प्रत्याभूत ऋणदाताओं के ऋण की अदायगी करने में विफल रहती है, यानी वो अपने ऋण की उगाही नहीं कर पाती है, तो समझिए कि ऋणदाता कंपनी विधि प्राधिकरण के अंदर कंपनी को रुग्ण कंपनी कहा जाएगा और उसकी घोषणा भी की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप रुग्ण कंपनी का आशय समझ गए होंगे। अगला बिंदु, मेरे ख्याल से मैंने तो गिनना छोड़ दिया, आप गिन रहे होंगे, तकरीबन 22 या 23 के आसपास हमारे बिंदु हो चुके होंगे। जो कंपनी अधिनियम के अंदर रुग्णता का एक अध्याय जुड़ा, रुग्णता एक जो शब्द नया आया, तो नए अधिनियम के अंदर रुग्ण कंपनी के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास यानी उसको दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कंपनी के लिए एक अंतरिम प्रशासक को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। तो चलिए, इस प्रकार से हमने ये 20 या 22 या 23 और 24 जो बिंदु कंपनी अधिनियम के बारे में बताए,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन सभी लॉ एक्सपर्ट्स के लिए हैं जो उनके डेली रूटीन में, डेली लाइफ के अंदर बहुत ही काम आने वाले हैं, परीक्षाओं से संबंधित हैं। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक या दो अपने और भी होते हैं बिंदु, उनका जिक्र भी हम करेंगे। तो अगला जो है कंपनी अधिनियम की जो धारा 441 है, उसके अंतर्गत केवल ऐसे अपराधों को शमनीय बनाया गया जो मात्र जुर्माने से दंडनीय है। कारावास में दंडनीय अपराधों में राजीनामा केवल विशेष न्यायालयों की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है, यानी वैसे राजीनामा भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी पूर्व अनुमति चाहिए। अगला बिंदु, समझौते एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञ एवं मध्यस्थता का पैनल तैयार किया गया। पैनल बोले तो एक विशेष टीम जिसके अंदर चुनिंदा लोगों को शामिल किया जाता है, वही उसके बारे में डिसीजन मेकर होते हैं, निर्णय देने वाले होते हैं। अगला बिंदु चलिए देखते हैं। नए अधिनियम में कंपनियों द्वारा संव्यवहार करने तथा कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन पत्र दस्तावेज दाखिल करने हेतु जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति थी, उस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को संवैधानिक मान्यता अधिनियम 2013 के अनुसार मिली। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो आवेदन करने की प्रक्रिया थी वो लागू नहीं थी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी अध्याय के अंदर। अगला बिंदु चलिए हम देखते हैं। नए अधिनियम की धारा 455, अब एक और धारा आ गई 455, निष्क्रिय कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। निष्क्रिय यानी कहीं ना कहीं आकर के जो कंपनी निष्क्रियता को दिखाने लगी, डलनेस दिखाने लगी, उसके लिए अलग से विशेष प्रकार के प्रबंध या प्रावधान किए जाने लगे। तो सभी कानूनविदों को, कानून के जानकारों को, कानून के छात्रों को एवं उन छात्रों के अभिभावकों को जेब सर की तरफ से सादर प्रणाम। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिनियम 2013 जो है वो कंपनी अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाने का एक सफलतम प्रयास रहा है। इट्स ओके, घर पे रहिए, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।